नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं रिवीजन के अंदर तरंगें यानी वेव्स चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं कि तरंग क्या होती है। तो तरंग एक विक्षोभ होता है जो आकाश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा और संवेग को बिना द्रव के स्थानांतरण के संचरित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तरंग में क्या संचरित होगा, तो अपना उत्तर होगा ऊर्जा और संवेग तो संचरित होंगे लेकिन द्रव्यमान यानी मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन होता है। बात करते हैं तरंगों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहला है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों को बांट दिया जाता है दो भागों में। एक है प्रत्यास्थ तरंग या फिर यांत्रिक तरंग, जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है यानी उन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे रस्सी में तरंग। दूसरी होती है विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंगें, जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपन कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इसी तरीके से दूसरा आधार अपन ले रहे हैं ऊर्जा संचरण के आधार पर, जिसमें पहला है प्रगामी तरंगें और दूसरा है अप्रगामी तरंगें। प्रगामी तरंग अपन वो कह सकते हैं कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह संचरित करती है। अप्रगामी तरंगों के अपन अंदर पढ़ेंगे कि ये जो तरंगें हैं इनमें जो ऊर्जा है वो किन्हीं दो फिक्स बिंदुओं के बीच में ही रह जाती है, उसको अपन अप्रगामी तरंग कहेंगे। बात करते हैं विमा के आधार पे। तो ये काफ़ी इजी है। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, यानी कोई भी तरंग है वो एक ही सरल रेखा के अनुदिश संचरित हो रही है तो उसको अपन एक विमीय कह सकते हैं। तल में बात करें तो द्विविमीय होगा और 3D में होगा उसको त्रिविमीय कह सकते हैं। काफ़ी इजी है। बात करते हैं कणों के कंपन के आधार पे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कणों के कंपन के आधार पे तरंगों को दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं, इनको अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारियां और ले लेते हैं। अभी अपन ने यांत्रिक तरंग का नाम बोला था प्रत्यास्थ तरंगें। क्यों होता है वो सुनिए। यांत्रिक तरंगों के संचरण में माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए यांत्रिक तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं। ये बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। गैसों तथा द्रव में यांत्रिक तरंगें हमेशा अनुदैर्घ्य होती है। गैस के अंदर, द्रव के अंदर जो तरंगों की प्रकृति होती है, यांत्रिक तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि द्रव में और गैसों में अपरूपण का यानी अपरूपणता का गुण नहीं होता। जैसे पानी में बात करूं कि पानी में या वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। बात करते हैं कि ठोसों में यांत्रिक तरंगें क्या हो सकती है, अनुदैर्घ्य कुछ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य कुछ भी हो सकती है। इसको आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है। इस लोहे की छड़ को अपन यहाँ पे हथौड़े से ठोकें तो इसके अंदर जैसे इस तरीके से कंपन करें तो कणों के कंपन ऐसे होंगे। तो ये वाली प्रकृति आपकी क्या होगी, कणों के कंपन भी ऐसे और तरंग संचरित भी ऐसे हुई, तो इसको बोलते हैं अपन अनुदैर्घ्य। ठीक है। लेकिन इसी छड़ को अपन हथौड़े की सहायता से यहाँ से स्ट्राइक करें ना, तो ये जो कणों के कंपन है वो ऐसे होंगे और संचरित ऐसे होगी, तो ये अनुप्रस्थ भी होगी। तो ठोसों में जो तरंगें हैं वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं, जबकि द्रव और गैसों में जो यांत्रिक तरंगें हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनमें अपरूपणता का या दृढ़ता का गुण नहीं होता। ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंग के अंदर माध्यम के कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी माध्यम के कण के कंपन जैसे इस तरीके से हो रहे हैं और तरंग ऐसे संचरित हो रही है, तो ये वाली तरंग अनुप्रस्थ होगी। दूसरा इसका है कि इसको ध्रुवित किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको रिवीजन में इतना ही बता सकता हूँ कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण संभव है। उदाहरण के तौर पर बात करूँ तो रस्सी में उत्पन्न तरंगें ठोस या द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। यहाँ पे देखिए ठोस द्रव के अंदर नहीं बोला है। जैसे पानी की सतह पे जो तरंग होगी ना, वो तरंग आपकी अनुप्रस्थ प्रकार की होगी, लेकिन जो पानी के अंदर जो तरंग होगी ना यांत्रिक, वो आपकी अनुदैर्घ्य प्रकार की होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होगा कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। भाई देखिए कि माध्यम के कण इस तरीके से कंपन कर रहे हैं और तरंग भी इस तरीके से संचरित हो रही है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। और इसमें ये बात अपन ने देख ली है कि कण का वेग, देखिए कण का वेग अलग चीज है। ये कण है, कण का वेग तरंग के वेग के समांतर या प्रतिसमांतर होता है। देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है, एक कण और एक तरंग संचरण। तो कण के कंपन देखिए अनुप्रस्थ में तो ऐसे थे, तरंग ऐसे गई थी, तो ये वाली अनुप्रस्थ हो गई। इसमें अपन कह सकते हैं कण के कंपन ऐसे या तो समांतर या प्रतिसमांतर, तो अनुदैर्घ्य होगी।
और अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की बात करें तो ध्वनि तरंगें और गैसों में जो तरंगें होती हैं वो, या द्रव में जो तरंगें होती हैं यांत्रिक तरंगें, उनको अनुदैर्घ्य के अंदर ही डालेंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग आपकी संचरित होती है वो श्रृंग और ग्रत के रूप में संचरित होती है, और दो क्रमागत श्रृंगों के मध्य की दूरी या दो क्रमागत ग्रतों के मध्य की दूरी लैम्डा होती है, जिसको अपन तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं कि अनुदैर्घ्य तरंगें जो संचरित होती हैं वो विरलन और संपीड़न के रूप में संचरित होती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस जगह पे आपका विरलन है, आगे संपीड़न है, फिर विरलन है, फिर संपीड़न है, तो ये तरंगें आपकी कौन सी होंगी? अनुदैर्घ्य। तो याद रखिए अनुप्रस्थ श्रृंग और ग्रतों के रूप में संचरित होंगी, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि समतल प्रगामी तरंग का सामान्य समीकरण क्या होगा। तो अपन सामान्य समीकरण लिख सकते हैं कि y बराबर में a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और प्लस माइनस फाइव, ये लिख सकते हैं। ज़्यादातर अपन एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर में a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स आपकी समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है, जिसके अंदर अपन देखें तो y क्या है, तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो माध्यम के कण का विस्थापन होगा, a जो होगा वो आपका आयाम होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की बात करें, ये जो पूरा है वो आपकी कला है। इस कला के अंदर एक t का फलन भी है और एक x का फलन भी है, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि फाई का नाम अपन प्रारंभिक कला लिखते हैं, जिसके अंदर अपन स्टार्ट मान रहे हैं कि x बराबर 0 t बराबर 0 से हुआ है, तो प्रारंभिक कला अपन फाई बोल सकते हैं। कि यहाँ पे आपका संचरण नियतांक रहेगा, t आवर्तकाल रहेगा, f आवर्ती रहेगी, लैम्डा तरंगदैर्घ्य होगा, और v लैम्डा को अपन यहाँ पे तरंग के वेग से दर्शाएंगे। और एक ये भी याद रखिए कि 1 बाई लैम्डा अपना क्या होगा, 1 बाई लैम्डा अपन या तरंग संख्या से समझाएंगे, मैं इसको आगे भी बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि तरंग के वेग का सूत्र क्या होगा। तरंग का वेग होता है VW। VW अपन कह सकते हैं कि जो तरंग का वेग निकालना है, तरंग का वेग निकालना है तो बड़ा सिंपल है, ओमेगा बटा के, या इसको अपन कह सकते हैं कि t का गुणांक बटा x का गुणांक, t का गुणांक बटा x का गुणांक, ये अपन आराम से लिख सकते हैं। तो तरंग के वेग के सूत्र क्या हुए, ओमेगा बटा के या t का गुणांक बटा x का गुणांक, या फिर अपन इसको तरंग का वेग जो होता है उसको f लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो तरंग के वेग के तीन सूत्र अपने को याद रखने हैं, ओमेगा बटा के, t का गुणांक बटा x का गुणांक, या फिर v बराबर f लैम्डा। अब अपन बात करते हैं कि तरंग संचरण की दिशा कैसे देखेंगे। भाई तरंग किस दिशा में संचरित होगी, तो भैया अपन ने सामान्य समीकरण लिखा, जैसे y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपको यह समीकरण देख के बताना है कि ये तरंग कौन सी है, तो आप कहेंगे समतल प्रगामी तरंग है। और ये तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है, यह आपको पता लगेगा कि t और x के चिन्ह कैसे हैं। तो कह रहा है कि कला में t तथा x के चिन्ह सेम हो। t तथा x के चिन्ह सेम होने का मतलब होता है कि ओमेगा टी और के एक्स या तो दोनों प्लस प्लस हो या फिर आपके दोनों माइनस माइनस हो। तो आपकी जो तरंग है वो माइनस x दिशा में संचरित होगी, यदि यहाँ पे x लिखा है तो। यदि t तथा x के चिन्ह विपरीत हैं तो उस केस में जो तरंग आपकी संचरित होगी वो धनात्मक x में संचरित होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको देखना है। तो मैंने अभी तक आपको तरंग का वेग बताया। तरंग का वेग क्या होता है कि जिस तरीके से ये रस्सी है, इस रस्सी के अंदर जो अपन विक्षोभ उत्पन्न करें तो विक्षोभ इस तरीके से उत्पन्न होगा, तो ये विक्षोभ जिस वेग से जाता है वो आपको दिखाई देगा, वो ये आपका तरंग का वेग होगा। और तीन इसके सूत्र होंगे जो आपको याद रखना है। तरंग संचरण की दिशा समीकरण से ढूंढनी हो तो आपको टी और एक्स के चिन्ह देखने हैं। यदि सेम चिन्ह है तो माइनस एक्स में संचरित होगी, विपरीत चिन्ह है तो प्लस एक्स में संचरित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन कण का वेग क्या होगा। देखिए कण क्या करता है, एसएचएम करता है। कण क्या करता है, एसएचएम करता है, तो सारे सूत्र एसएचएम के लागू हो जाएंगे। तो अभी अपन ने क्या लिखा कि तरंग की जो सामान्य समीकरण थी वो अपन ने प्रगामी तरंग की समीकरण लिखी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसके अंदर फलन जो है वो टी का भी है और एक्स का भी है। और अपन कह रहे हैं कि कण जो है वो एसएचएम करते हैं तो सारी चीज़ें एसएचएम की तरह लागू होंगी। तो कण का वेग अपन कह सकते हैं कि विस्थापन से प्राप्त हो सकता है, यानी एक बार अवकलन से ए का तो ए रह जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, तो टी का गुणांक यानी चैन रूल से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि कण के सूत्र वही होंगे जो अपन ने एसएचएम में पढ़े थे। इसको अपन आगे और सोल्व करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वीपी बराबर रूट में
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। और यदि अपन बात करें वीपी मैक्स की, वीपी मैक्स यानी कण का अधिकतम वेग होगा मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे वाई क्या होता है, 0 होता है, तो वहाँ से अपने को ए ओमेगा भी प्राप्त हो गया। तो आप इतना से याद रखिए कि तरंग का वेग अलग चीज़ है, कण का वेग अलग चीज़ है। कण का वेग पता करना हो तो आप क्या कह सकते हैं कि एसएचएम की तरह ही सूत्र होगा। तो एसएचएम का सामान्य सूत्र ये जानते हैं, लेकिन वीपी मैक्स की बात करें तो उसका सूत्र का फॉर्मूला होगा ए ओमेगा, जिसको आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कण के वेग और तरंग के वेग में क्या संबंध होगा, तो बड़ा आसान सा है कि वीपी बराबर में माइनस वी डब्ल्यू और गुणा में स्लोप। स्लोप की बात करूं तो आपको स्लोप देखना है वाई एक्स वक्र का, तो डेल वाई बाय डेल एक्स हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से याद करिए। यानी वीपी मैक्स के वीपी के कितने सूत्र, 2 सूत्र। एक तो वीपी मैक्स का सूत्र, वीपी मैक्स आपको मिलेगा ए ओमेगा। वीपी का सामान्य सूत्र ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वीपी बराबर में माइनस वी डब्ल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये भी आपको याद रखना है। अब अपने को देखना है कि कण के वेग की दिशा कैसे पता करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है कि एक तरंग दी है, जो पहले जो है वो तरंग, ये बोल्ड लाइन है वो है, तरंग धनात्मक x दिशा में संचरित हो रही है, और आपको बताना है कि जो कण नंबर 1 जो है वो किस दिशा में संचरित होगा, यानी कण 1 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि तरंग जिस दिशा में जाए थोड़ा सा उसको आगे शिफ्ट करके बना लें, और आगे शिफ्ट करके बनाने के बाद में देख लें कि ये जो कण है, कण के कंपन अपन कहते हैं कि अनुप्रस्थ में लंबवती होते हैं, तो ऐसे होंगे तो ये कण कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये कण कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कण कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये कण कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आपको कुछ नहीं करना, पहले तरंग बना ले, फिर तरंग यदि धनात्मक एक्स दिशा में संचरित हो रही है तो थोड़ी सी शिफ्ट करके बना ले, और पीछे जा रही है तो पीछे शिफ्ट करके बना ले। या फिर इसका जो दूसरा तरीका है वो ये भी अपना सकते हैं कि वीपी बराबर में माइनस में वी डब्ल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स से भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए माइनस को माइनस रहने दें। एक नंबर की बात करें कि तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है, तो धनात्मक में, तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। बात करें ढाल की, तो ढाल यहाँ पे कैसा है, धनात्मक है, तो ढाल आपका धनात्मक है तो पॉजिटिव है। तो आपका उत्तर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब होगा कण नीचे की ओर जाएगा, तो इस तरीके से कण ए के लिए वीपी नीचे होगा। कण 2 के लिए बात करेंगे एज इट इज ऐसे, माइनस का माइनस लगाएंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे। तरंग पॉजिटिव में जाएगी, बट ढाल यहाँ पे नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। तो कण कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कण 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और कण 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। मैंने तरीका बता दिया, आप इसको यूज करें और आप कोई भी इसका उत्तर बता सकते हैं। अब बात करते हैं कण के त्वरण की। तो अपन कह सकते हैं, देखिए विस्थापन का एक बार अवकलन करने से वेग प्राप्त होगा, 2 बार अवकलन करने से आपको त्वरण प्राप्त होगा। और त्वरण का सूत्र जो एसएचएम में होता है वैसा ही होगा, एपी बराबर में माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई है। और कण के त्वरण की दिशा हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगी। कण के त्वरण की दिशा मीन पोजीशन की ओर होगी, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, तो अपन बात कर सकते हैं, जैसे ये कोई तरंग है तो इसकी मीन पोजीशन तो यही हुई ना, तो इसकी मीन पोजीशन की ओर होगी, यानी कण यहाँ पे होगा वो ऐसे, और यहाँ पे होगा वो ऐसे। ये किसकी दिशा बनाई है मैंने, कण के त्वरण की दिशा बनाई है, क्योंकि कण के त्वरण की दिशा हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगी। तो बड़ा आसान है, 1 नंबर के नीचे की ओर होगी, 2 नंबर के लिए भी नीचे की ओर होगी, 3 नंबर के लिए मीन पोजीशन यहाँ पे रहेगी तो ये ऊपर के लिए होगी, और 4 नंबर के लिए भी ऊपर की ओर होगी। तो इस तरीके से कण का वेग देखा, कण का त्वरण देखा, कण के वेग की दिशा देखी, और कण के त्वरण की दिशा भी देखी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं कलांतर तथा पथांतर में संबंध। तो एक सूत्र होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई ये होगा 2 बिंदुओं के मध्य कलांतर, डेल्टा एक्स होगा 2 बिंदुओं के मध्य पथांतर। कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, कैसे याद रखनी है, देखिए ये आपने जो बनाया है वो एक साइकिल यानी एक चक्कर के लिए इस तरंग का समीकरण बनाया है। इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि पूरे चक्कर में जो कोण लगता है वो 360 डिग्री होता है, यानी 2 पाई होता है। जो समय लगता है उसको एक आवर्तकाल बोलते हैं, और एक कंपन में यानी एक साइकिल में जो तरंग दूरी चलती है उसको तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 360 डिग्री कोण चलता है, जिसमें आवर्तकाल जो समय लगता है वो टी होता है, और जो दूरी चली जाती है वो लैम्डा होती है। अब मैं इन्हीं को बात करूं कि भाई मेरे को पाई के लिए चाहिए, तो आप कहोगे 2 पाई का आधा पाई है तो आवर्तकाल भी t/2 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 भी हो जाएगा। अब इसमें अपन कहेंगे भैया इससे भी आधा करें तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के रिगार्डिंग टाइम की बात करें तो t/4 होगा, लेकिन लैम्डा की बात करें तो लैम्डा बाई 4 होगा। आगे अपन और कहेंगे जीरो के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो सब कुछ फिर क्या आएगा कि भाई शुरुआत जीरो से हो रही है, तो जीरो को अपन रहने दें। ये आपको टेबल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, आप इस डायग्राम को ध्यान दे सकते हैं। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तरंग के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बना हुआ है, नीट में इसमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जे में भी आ रहे हैं।
तो इसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हेडिंग क्या है, डोरी और रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग होगा, जिसका सूत्र होगा v बराबर में √t/μ। टी यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि रस्सी में तनाव होगा, म्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान का मीनिंग होगा कि रस्सी का द्रव्यमान बटा रस्सी की लंबाई, तो यानी म्यू बराबर m/l होगा। इसको सोल्व करेंगे तो आप रो इंटू ए भी प्राप्त आपको हो जाएगा, जो यहाँ पे सोल्व करके बताया है कि म्यू बराबर m/l होगा। ए से गुणा कर दे, ए से भाग दे दे, तो यहाँ पे जो बना है वो आयतन बन गया है, तो m/v आयतन बन गया और m/v आपका रो हो जाएगा, तो रो इंटू ए आ जाएगा। फिर इसने रिप्लेसमेंट डाल दिया कि v बराबर में √t/μ तो है, बट म्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि t/s, s जो है वो t/a से बोला है इन्होंने, इसको ये प्रतिबल के नाम से बोल रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, t/a की जगह रिप्लेसमेंट क्या कर दिया, s/ρ। अब अपन ये जानते हैं कि y जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, वो प्रतिबल बटा विकृति भी होता है। प्रतिबल बटा विकृति होने से अपन कह सकते हैं कि प्रतिबल को इन्होंने s से लिखा होगा, विकृति को अपन कह सकते हैं कि ΔL/L से लिखा होगा। तो रिप्लेस कर दिया है s को किससे रिप्लेस कर दिया, y इंटू ΔL/L, रो पहले से था। अब ΔL/L भी अपन जानते हैं तापीय प्रसार में कि अल्फा डेल्टा थीटा होता है या अल्फा डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे अल्फा डेल्टा थीटा बेस्ट रहेगा क्योंकि टी तो पहले ही अपन तनाव से लिख सकते हैं। तो इसने y/रो को सेम रखा, ΔL/L की जगह क्या लिख दिया, अल्फा डेल्टा थीटा/रो लिख दिया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स आप PYQ में देखें, NCERT में देखें, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ध्वनि तरंग का वेग। ध्वनि तरंग का वेग देखें ठोस माध्यम के लिए, तो फॉर्मूला होगा v ठोस, यानी ठोस में ध्वनि का वेग y/रो। y यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, रो माध्यम का घनत्व होगा। बात करते हैं द्रव के माध्यम में ध्वनि का वेग, v द्रव बराबर b/रो होगा, b यहाँ पे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा, रो वापिस से माध्यम का घनत्व होगा। तो ये अपने लिए दो फॉर्मूले हैं, एक आपका ठोस के लिए, एक आपका द्रव के लिए। अब बारी आती है 3 नंबर गैसीय माध्यम के लिए। सबसे पहले गैसीय माध्यम के लिए न्यूटन ने बताया, और न्यूटन ने जो ध्वनि तरंग को संचरण में जो प्रोसेस लिया, जो प्रक्रम लिया, वो तापीय समतापीय लिए, यानी तापमान नियत रखा। न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंग संचरण एक समतापीय प्रक्रिया है। न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंग संचरण एक समतापीय प्रक्रिया है, तो अपन कह सकते हैं कि समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है वो दाब यानी P के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो सूत्र था ना उसमें B की जगह क्या रख देंगे, P/रो, और ये आपका सूत्र आया V वायु बराबर में P/रो, और P होता है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, जिसका वैल्यू है 1.01 पास्कल, और वायु का जो घनत्व होता है वो 1.3 × kg/m³ होता है। जब ये सारे डेटा रखें और इसको सॉल्व करें तो 279 मीटर पर सेकंड आता है, या 280 भी बोल देते हैं कि 280 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि गलत है, क्योंकि ध्वनि का प्रायोगिक मान, वायु में ध्वनि का प्रायोगिक मान 332 मीटर पर सेकंड है, तो इनके बीच में ये काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरीके से गैसीय माध्यम में न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंग संचरण एक समतापीय प्रक्रिया है, जो कि गलत है, क्योंकि इससे जो मान प्राप्त हुआ वो 280 या 279 प्राप्त हुआ, जो कि 332 से काफ़ी दूर है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, जो आपके संशोधन किसने किए, लाप्लास ने किए। लाप्लास ने कहा कि समतापीय प्रक्रम नहीं है भैया, ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम है तो इसका फर्क इसमें पड़ा कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गामा इंटू पी होता है। गामा अपन जानते हैं कि गामा वायु है, जो उसके लिए 1.41 होगा, यानी इसने द्वितीय परमाणु की तरह लिया है। तो गामा का मान अपन जानते हैं, गामा जानते हैं ना, गामा वही तो होता है गामा Cp/Cv, यानी मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात भी अपन कह सकते हैं, तो वो आपका गामा हो गया। तो गामा का मान अपन यहाँ पे देख लिया, ये अपन केटीजी या थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं, अभी तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट डेटा ले रहे हैं, B/रो है। तो यहाँ पे अब रुद्धोष्म की चलेगी, रुद्धोष्म कहेगा भैया मेरे अनुसार तो ये जो रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो गामा P होगा, और गामा P होगा, और फिर P का मान रखा गया, फिर गामा रो का मान रखा गया और गामा का मान रखा गया, तो इस बार आपको 332 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि लाप्लास एकदम सही है। तो लाप्लास आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूटन के अनुसार पूछे तो आप समतापीय बताइए, लाप्लास के अनुसार पूछे तो आप रुद्धोष्म बताइए, और ऐसे ही पूछे कि ध्वनि तरंग संचरण कैसा है तो आप क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म ही बोलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करें तो गामा RT/mW होगा, mW यहाँ पे आपका अणुभार होगा। ठीक है, एक अपन क्वेश्चन और ले रहे हैं कि ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में तुलनात्मक अध्ययन करके देखें, तो अपन कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा, यानी 5000 से भी ज़्यादा, 5150 मीटर पर सेकंड। द्रव की बात करें यानी पानी में बात करें तो 1450 मीटर पर सेकंड, और वायु में बात करें तो अपन कह सकते हैं 330 मीटर पर सेकंड। यानी ध्वनि जो है वो सबसे तेज किस में चलेगी, ठोस में चलेगी। ध्वनि किस में चलेगी, ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलेगी। तो ध्यान रखिए, ये कई बार गलत कर देते हैं बच्चे, वायु में सबसे ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होगा। बात करें ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव, तो अपन कह सकते हैं कि V √T होगा। T यहाँ पे आप केल्विन में लेंगे, T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा।
इसी तरीके से बात करें दाब का प्रभाव, तो अपन कह सकते हैं कि ध्वनि के वेग पर नियत तापमान पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अपन यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं तो गामा पी बटा रो है, तो अपने को लगता है कि पी बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अपन एक फॉर्मूला और जानते हैं रो बराबर में पी एम डब्ल्यू बटा आर टी। तो वहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो P बटा रो है, P बटा रो का मान जो आएगा वो आर टी बटा एम डब्ल्यू आएगा। और आप कह रहे हो कि T तो नियत है, R पहले से नियत होता है, एम डब्ल्यू पहले से नियत होता है, P बटा रो नियत रहेगा, तो दाब पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप नियत ताप पर दाब बढ़ा देंगे तो भी ध्वनि का वेग उतना ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे वो व्यतिकरण होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए व्यतिकरण। व्यतिकरण को इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहेंगे। आप देखिए कंडीशन क्या होगी, तो कह रहे हैं कि जब समान आवर्ती की दो कला समान तरंगें, यानी ऐसी तरंगें जिनकी आवर्ती समान हो, और अपन जानते हैं कि दो समान आवर्ती के तरंगें उत्पन्न करते हैं तो वो कला समान स्रोत से ही करते हैं। जैसे अपन करेंगे क्या, एक डब्बे के अंदर स्पीकर रखेंगे और उसमें दो छिद्र कर देंगे, तो जो स्रोत बनेंगे वो कौन से संबंध होंगे, समान आवर्ती के कला समान स्रोत होंगे। और तरंगें समान दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम प्राप्त होती है तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। तो इसी केस में स्थिति के साथ, यानी अपन स्थिति में वेरिएशंस लाएं तो उसमें तीव्रता के साथ परिवर्तन होते हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, कुछ याद रखना है कि व्यतिकरण की शर्तें क्या होगी, आवर्ती समान होनी चाहिए, दिशा भी सेम होनी चाहिए। जब अध्यारोपण होगा तो किसी बिंदु पे तीव्रता अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम, यानी स्थिति के साथ वेरिएशंस आएंगे तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। बात करते हैं परिणामी तरंग का आयाम। तो परिणामी तरंग का आयाम बात करें तो ए बराबर में a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई और उसका रूट होगा। तो ये तो अपन पहले से जानते हैं वेक्टर से ही कि परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, लेकिन इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। ध्यान रखिए cos फाई यहाँ पे आपका रूट से बाहर है, तो दोनों फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास ये हो गया कि परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, तो अपन रट के जाएंगे i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 और cos फाई में रूट के अंदर नहीं है, वो बाहर है। अब अपन बात करते हैं कि व्यतिकरण के प्रकार क्या होंगे। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होंगे दोस्तों, एक आपका संपोषी व्यतिकरण होगा, एक आपका विनाशी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण वो होगा जिसके अंदर अपन अधिकतम तीव्रता की बात करेंगे, विनाशी व्यतिकरण वो होगा जिसमें न्यूनतम तीव्रता होगी। अब अपने को कुछ नहीं करना, जो ये आपके दो फॉर्मूले हैं इसमें देखना है कि क्या कंडीशन रखें जिसकी वजह से तीव्रता अधिकतम आए। तो अपन कह सकते हैं कंडीशन यही रख सकते हैं कि जिसका आयाम अधिकतम होगा परिणामी, तो उसी के तो परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं जो फाई है वही डिसाइड करेगा। तो फाई यानी कोस फाई अधिकतम एक होता है, और वो एक तब होता है जब फाई का मान 0 होता है, और फाई जब 0 होता है तो तरंगों के बीच में कलांतर नहीं होता, तो उसको समान कला में तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो उस केस में कलांतर का मान क्या होता है, 0 होता है, फिर 2 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है। जो कलांतर आए उसके रिगार्डिंग अपन पथांतर भी जानते हैं कि 0 कलांतर है तो पथांतर भी 0 होगा। 2 पाई के रिगार्डिंग अपन जानते हैं लैम्डा होगा और ये 2 लैम्डा होगा। इसको थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 का 0 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं। इसको आगे और अच्छे से लिखें तो 4 इंटू लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो पाई का समगुणज है, पाई का समगुणज। तो ये जब पाई का समगुणज हो तो आपका संपोषी व्यतिकरण होगा, और लैम्डा बाई 2 का भी समगुणज होगा, क्योंकि पाई के रिगार्डिंग लैम्डा बाई 2 तो होता है। तो लैम्डा बाई 2 का जब भी समगुणज हो तब भी आपका जो व्यतिकरण होगा वो संपोषी होगा। और इस केस में cos फाई तो अपने को पता लग गया 1 ही होगा। और इस केस में यदि अधिकतम तीव्रता की बात करें तो रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर होगा, और अधिकतम आयाम की बात करें तो a max बराबर a1 प्लस a2 हो जाएगा। बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की, तो अपन कह सकते हैं तीव्रता न्यूनतम होनी चाहिए, यानी cos फाई न्यूनतम होना चाहिए। तो cos फाई न्यूनतम -1 होता है जिसका मान 180, या फिर अपन कह सकते हैं आगे चलें तो 3 पाई, और आगे चलें तो 5 पाई होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि पाई का कैसा, पाई का विषम गुणज जब भी होता है, पाई का विषम गुणज तब भी होता है जब भी होता है तब विनाशी व्यतिकरण होता है। और इसी के रिगार्डिंग हम देखें लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, आगे अपन 5 लैम्डा बाई 2 बोल सकते हैं। तो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज जब भी हो तो वहाँ पे विनाशी होगा। तो ये एक रटने का तरीका है cos फाई का। अपन बात करें -1 वैल्यू आएगा, आई मैक्स की जगह आई मिनिमम, जैसे यहाँ पे आई मैक्स लिखा है तो यहाँ पे अपन आई मिनिमम लिख सकते हैं। आई मिनिमम क्या होगा, रूट i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर होगा, और ए मिनिमम a1 माइनस a2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके संपोषी और विनाशी और व्यतिकरण और फॉर्मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, आई मैक्स बटा आई मिनिमम करना है। आई मैक्स बटा आई मिनिमम करें तो आई मैक्स अभी लिख के आए थे कि रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम भी लिखे आए थे रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। और आई मैक्स के लिए अपन ए मैक्स देखें तो ए मैक्स होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ए मिनिमम जो बात करें तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया जो याद रखना है। बात करते हैं
व्यतिकरण प्रतिरूप में औसत तीव्रता आई एवरेज बोल सकते हैं। इस तरीके का सिंबल यूज कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला होगा आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बटा 2। और इसको फिर आगे और सॉल्व करें तो आई मैक्स रख देंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको भी लिख लेंगे और फिर आपको याद रखना है कि आई औसत जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा। यानी आई एवरेज बड़ा आसान है। आई एवरेज कुछ नहीं करना, दोनों के तीव्रताओं का योग कर देना है। ठीक है, आई एवरेज अलग अलग तीव्रताओं का योग के बराबर होगी। बड़ा सिंपल है। तो एक तो क्वेश्चन आता है आई मैक्स बटा आई मिनिमम, और एक आता है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में औसत तीव्रता क्या होगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि अप्रगामी तरंगों का निर्माण कैसे होता है, अप्रगामी तरंगों की समीकरण कैसे दिखाई देती है, तो उसको भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक होकर चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यदि पहले से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पहले ही कवर हैं तो आप कह सकते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही आसान लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे देखते हैं। अप्रगामी तरंग को कह रहे हैं कि अप्रगामी तरंगों में जो समान आवृत्ति, देखिए व्यतिकरण में भी समान आवृत्ति थी, इसमें भी समान आवृत्ति है, लेकिन व्यतिकरण के अंदर दिशा सेम थी, लेकिन इसमें अपन कह सकते हैं कि आयाम की तरंग समान चाल से विपरीत दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है, तो बनने वाली तरंग अप्रगामी होती है। तो व्यतिकरण और इसमें इतना ही अंतर है कि व्यतिकरण में आवृत्ति सेम होती है और दिशा भी सेम होती है, बट इसके अंदर आवृत्ति तो सेम होती है बट दिशा विपरीत होती है। बोला ऐसी तरंगें कैसे उत्पन्न की जा सकती हैं जिनकी आवृत्तियां तो बराबर हों लेकिन दिशा विपरीत हो। तो ऐसे दो तरीके से किया जा सकता है, एक दृढ़ सिरे से और एक आपका मुक्त सिरे से। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुक्त सिरे से परावर्तन के अंदर कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सेम कला में होती है, केवल संचरण की दिशा विपरीत होती है। जैसे ये तरंग गई है इस तरीके से जा रही है और ये मुक्त सिरे से परावर्तित होती है, तो मुक्त सिरे के अंदर कला चेंज नहीं आएगा, यानी ये वाली और ये वाली एक दूसरे के अध्यारोपित हो जाएगी लेकिन दिशा विपरीत होगी। जैसे आपतित तरंग का समीकरण अपन देखें तो y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस के x है, तो माइनस यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्लस है और यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस है, यानी t और x के जो गुणांक है या उनके चिन्ह जो है वो विपरीत है, तो ये जो तरंग है वो प्लस x दिशा में जा रही है। बट अपने को यह बनाना है कि माइनस x में जाए तो यहाँ पे अपन प्लस लगा देंगे। तो मुक्त सिरे से परावर्तन की समीकरण लिखना काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना, दिशा को विपरीत करना है। लेकिन दृढ़ सिरे से परावर्तन के केस में दिशा तो विपरीत होती है लेकिन इसमें कलांतर भी आ जाता है पाई का। तो पाई का कलांतर अपन जानते हैं कि ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये वाली इस तरीके से जा रही थी, तो जब वापस आ रही है तो ये वाला जो है ना वो पलट गया है, नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आपतित का समीकरण तो वही है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लेकिन परावर्तित का समीकरण अपन जब लिखने जाते हैं तो कह सकते हैं कि दिशा के साथ साथ आपको इसमें कलांतर भी ऐड करना है पाई। आप इसको आगे और सॉल्व करें तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अपन कह सकते हैं कि दो तरंगें अपन ने ली, एक तरंग अपन क्या ली ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी अपन ने ली ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यदि ये तरंगें आई हैं तो इनको अपन जोड़ेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है। देखिए अपन कह सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। शॉर्टकट में लिखा है मैंने कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो अपन इनको जोड़ें तो ये वाले कैंसिल आउट हो गए और ये आपके दो जुड़ गए, सी एस कितने हो गए 2CS हो गए। 2CS को काफ़ी इजीली लिखा जा सकता है, 2 का 2 लिख दिया, ए लिखना ही पड़ेगा। और पहले अपन कह सकते हैं कि साइन ओमेगा टी, और क्योंकि पहले है तो ओमेगा वाली टर्म पहले आएगी, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। तो ए तो ये है ना, बी ये है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a साइन ओमेगा टी और कोस के एक्स। लेकिन इसको अच्छा ढंग से ऐसे लिखते हैं कि एक्स वाली टर्म पहले लिख लो और टी वाली टर्म बाद में लिख लो। तो 2a कोस एक्स बराबर इंटू साइन, ये वाला जो पूरा का पूरा है ना वो आयाम है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका आयाम नियत नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये इतना है ना वो आयाम है और स्थिति के साथ बदलता है। देखिए प्रगामी तरंग का आयाम नियत होता है, क्यों? क्योंकि इसके समीकरण देखिए, प्रगामी तरंग का समीकरण कैसे दिखाई देता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन अप्रगामी तरंग का समीकरण कैसे दिखाई देता है, साइन और कोस का गुणा। साइन साइन हो सकता है, कोस कोस हो सकता है, साइन कोस या कोस साइन कुछ भी हो सकता है, ये इसमें संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रगामी तरंग बनना सीख लिया। अब अप्रगामी तरंग का ग्राफीय निरूपण करें तो इसमें एक बिंदु आता है निष्पंद। निष्पंद वो बिंदु होते हैं जिनका आयाम क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये वाले जो बिंदु है ना जो अपनी जगह से विस्थापित ही नहीं होते उसको निष्पंद बोलते हैं। प्रस्पंद किसको बोलेंगे, जिनके आयाम अधिकतम होंगे। तो ये वाला कण सबसे ऊपर जाके आ रहा है, तो ये वाले आपके प्रस्पंद वाले बिंदु है। तो निष्पंद के वो बिंदु होंगे जिसमें आयाम न्यूनतम होगा, प्रस्पंद वो होंगे जो इसमें आयाम अधिकतम होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि दो लगातार निष्पंदों या दो लगातार प्रस्पंदों के बीच की दूरी, जैसे ये वाला निष्पंद है, ये वाला निष्पंद है, तो इसके बीच की दूरी आपकी ये हो गई, एक लूप है तो इसकी
दूरी होती है वो λ/2 है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रस्पंद और प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होगी। लेकिन आप कहेंगे समव्यवर्ती यानी पास के निष्पंद और प्रस्पंद की दूरी, निष्पंद और प्रस्पंद की दूरी आपकी, या फिर आप प्रस्पंद और निष्पंद की दूरी की बात करें तो λ/4 होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे क्या कह रहा है कि निष्पंद माध्यम को खंडों में विभाजित करता है। निष्पंद है ना, जो ये निष्पंद है वो थोड़े थोड़े लूप में विभाजित करता है। एक लूप में सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, परंतु किसी निष्पंद के इर्द गिर्द माध्यम के सभी कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। बड़ी आसान सी बात है, इसको समझना काफ़ी ईजी है। अपन इस तरीके से बात कर सकते हैं, ये वाला आपका नोड हो तो ये वाले कण ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो ये वाले कण सारे ऊपर जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं देखिए ये दो हैं नोड और नोड, तो दो नोड के बीच में अपन कह सकते हैं कि सभी कण समान कला में आ रहे हैं। समान कला का मतलब है कि जैसे अपन कहेंगे कि पहले ऐसे है तो थोड़ी देर बाद रस्सी एकदम सीधी हो जाएगी, तो फिर सारे के सारे कण आ गए तो समान कला में होते हैं ये वाले तो सारे। लेकिन नोड के इधर वाले और इधर वाले देखिए ये नीचे आ रहे हैं तो उसी टाइम पे ये ऊपर जा रहे हैं तो विपरीत कला में हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि दो नोड के बीच में समान कला में कंपन करते हैं, जबकि नोड के इर्द गिर्द विपरीत कला में कंपन करते हैं। निष्पंद स्थायी रूप से स्थिर होते हैं। आगे वाला पॉइंट देखिए, निष्पंद स्थायी रूप से स्थिर होते हैं, इसलिए ऊर्जा का स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और एक लूप में ही ऊर्जा सीमित रह जाती है, इसीलिए तो इसको अप्रगामी तरंग बोलते हैं। प्रगामी तरंगें ऊर्जा संचरित कर देती है, अप्रगामी तरंगें एक लूप के अंदर ही बंद हो जाती है। तो ये आपकी अप्रगामी तरंग थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करें तो तनी हुई डोरी, ये चीज़ें देखिए आप इसमें एनर्जेटिक होकर और चीज़ों को लिखते रहेंगे तो बड़ा आसान सा लगेगा और आपको थोड़ी सी देर में ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसमें स्ट्रेस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप सो भी सकते हैं, नींद भी आ जाती है, कई बार बच्चा सो गया। तो इस चीज़ में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, नंबर लाने हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ कि अप्रगामी तरंग अपन ने देख ली कि कैसे बनती हैं, क्या होती हैं। तो अप्रगामी तरंगें अपन बनाएंगे कहाँ पे। तो पहला अपन जो केस ले रहे हैं वो तनी हुई डोरी या रस्सी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। कौन सी है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। तो आपको कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए कि मूलभूत आवृत्ति क्या होती है। तो कहते हैं कि न्यूनतम संभव आवृत्ति मूलभूत आवृत्ति है, जैसे ये 50 है, ये 100 है और ये 150 है। तो इस तरीके से तो अपन कह सकते हैं कि जो इनमें सबसे जो कम है वो 50 है, तो ये आपकी मूलभूत आवृत्ति होती है। कौन सी होती है? मूलभूत आवृत्ति। अब बात करते हैं कि अधिसंवर्ग आवृत्ति क्या होती है। मूलभूत आवृत्ति के अलावा सभी आवृत्तियाँ अधिसंवर्ग आवृत्तियाँ होती हैं। जैसे ये वाला मूलभूत को छोड़ दो, बाकी ये जो है वो प्रथम अधिसंवर्ग है। ये क्या है? प्रथम अधिसंवर्ग है। ये आपका द्वितीय अधिसंवर्ग है। सनादि क्या होती है? मूलभूत आवृत्ति का पूर्ण गुणज। मूलभूत आवृत्ति का पूर्ण गुणज, 50 को 1 से गुणा किया तो ये 50 ही आ गया, 50 को 2 से गुणा किया 100 आ गया, 50 को 3 से गुणा किया 150 आ गया। तो अपन कह सकते हैं ये प्रथम हुई, ये द्वितीय सनादि हुई, ये तृतीय सनादि हुई। तो आपको ये चीज़ें आती हैं। मूलभूत आवृत्ति किसी भी जो होता है उसमें न्यूनतम संभव आवृत्ति मूलभूत आवृत्ति होती है। अधिसंवर्ग मूलभूत को छोड़ के जो भी आवृत्तियाँ होती हैं वो उसमें चालू हो जाए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सनादि में क्या होता है कि पूर्ण गुणज होता है। जैसे 50 का 3 से गुणा करूँगा तो वो तृतीय सनादि होगी। ठीक है, अब कुछ नियम भी हैं कि तनी हुई डोरी है तो दोनों सिरे बंधे हुए हैं, तो दृढ़ शिरा जो बंधा हुआ शिरा होता है वहाँ पे निष्पंद बनना तय होता है और मुक्त शिरा जो होता है वहाँ पे प्रस्पंद बनता है। लेकिन अपन ने रस्सी को दोनों सिरों से बांध रखा है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे नोड और नोड बनने तय हैं और बीच में एक एंटीनोड आवश्यक रूप से बनेगा। तो इस तरीके से लूप बन जाएगा जिसका लंबाई जो है वो अपन L ले रहे हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसकी जो लंबाई है वो λ/2 ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसको अपन कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर कितना आ गया, बोला लैम्डा बराबर तो 2L आ गया। तो अपन जानते हैं ना कि F बराबर क्या होता है, V/λ होता है और लैम्डा की जगह 2L लगती है, तो F बराबर क्या आ गया, V/2L आ गया। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि उसी के लिए अपन दूसरा डायग्राम बनाएं, तो यहाँ नोड बनना तय है, यहाँ नोड बनना तय है। देखिए एग्जैक्ट ऐसे ही बना देंगे तो कॉपी हो जाएगा, फिर कुछ नया नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा नोड बीच में और दो। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से इसमें 2 लूप बनेंगे और ये जो लंबाई होगी वो देखिए एक लूप की लंबाई λ/2 होती है, तो इसकी भी λ/2 होती है, तो लैम्डा बराबर L हो गया। तो अपन ये क्या कह सकते हैं कि इसको लिखने में तो V/L ही लिखा जाएगा, बट 2 से गुणा जानबूझ के गुणा और भाग कर दिया। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे नोड बनना तय है, यहाँ पे नोड बनना तय है क्योंकि दृढ़ शिर है। अब देखिए पिछली बार 1 नोड दिया था, इस बार 2 नोड दे देंगे। ठीक है, 2 नोड देने का मतलब क्या होता है, जैसे गिटार होता है, गिटार के अंदर जो तार होता है उसके तार को जहाँ से अपन छुएंगे यानी दबा देंगे वहाँ पे फिर नोड बनना है तय। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं नोड अपन बना सकते हैं। इसके अंदर देखें तो 3λ/2 है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बराबर 3V/2L आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए V/2L, V/2L, V/2L। ठीक है, देखिए सबसे जो कम होती है उसका नाम मूलभूत आवृत्ति होता है और मूलभूत का 1 से गुणा कर दें तो वो प्रथम सनादि होता है। मूलभूत को छोड़ देते हैं तो अर्धिसंवर्ग होता है, तो ये प्रथम अधिसंवर्ग है। 2 से गुणा है इसलिए द्वितीय सनादि है, क्योंकि मूलभूत को 2 से गुणा कर दिया है द्वितीय सनादि है। इसी तरीके से मूलभूत को 3 से गुणा कर दिया तो तृतीय सनादि है। लेकिन अपन कह रहे हैं कि चालू तो यहाँ से हुए थे अधिसंवर्ग, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अधिसंवर्ग की परिभाषा क्या होती है, मूलभूत को छोड़ के।
मूलभूत को छोड़ दिया मैंने, तो मूलभूत को छोड़ा तो यहाँ पे प्रथम अधिस्वरक या द्वितीय अधिस्वरक। ठीक है, यदि आपको ये फॉर्मूला सामान्य चाहिए, सामान्य तरीके से फॉर्मूला बनाना है, तो आप कह सकते हैं v/2l को p से गुणा कर दो। p क्या होगा, p अपन कहेंगे लूपों की संख्या होगी। जैसे मैं पहले बात करूं तो 1 है, लूप 1 है, फिर 2 है, 2 लूप है, फिर 3 है तो 3 लूप है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जितने लूप हैं वही आपका p है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है p/2l रूट t/μ। कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करवा देता है, p/2l रूट t/μ। ठीक है, p आपका क्या होगा, सनादि। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रथम सनादि है तो 1 आया इसमें, इसमें द्वितीय सनादि है, इसमें तृतीय सनादि भी बोल सकते हैं। अधिस्वरक 1 कम बोलना पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखिए पहले वाले के केस में गुणा 1 से हुआ है, लेकिन निष्पन्न तो कितने हैं, नोड तो कितने हैं, 2 हैं। तो अपन कह सकते हैं भैया इसमें नोड ढूंढने हो, कितने नोड हैं, तो आप कह सकते हैं जितने भी लूप होते हैं उससे एक ज़्यादा। इसमें देखने हैं तो लूप 2 हैं तो निष्पन्न तो 3 है, और प्रस्पंद अपन कह सकते हैं कि लूप के बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें 1 प्रस्पंद, इसमें 2 प्रस्पंद और इसमें 3 प्रस्पंद। इस तरीके से चीज़ें अपन कहेंगे हल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सौर मापी यानी सोनोमीटर की। तो सोनोमीटर ऐसी तरीके से होता है कि अप्रगामी तरंगों पे है, और कौन सी तरंगें होती हैं, गिटार के तार में तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होती है। तो इसके अंदर करते क्या है, देखिए सिंपल सा है, अपन कहेंगे कि तार बांध देंगे, उसे एक मास टांग देंगे, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो गया T = mg, और T = mg होगा, ये तार क्या करेगा, लूप के रूप में कंपन करेगा। तो फॉर्मूला वही आएगा। यदि ये जो है वो तार n लूप में कंपन करता है तो उसका फॉर्मूला F = n/2l रूट t/μ होगा। p लूप में कंपन करे तो p लिख देंगे भैया। तनाव का नियम कहता है कि F समानुपाती रूट t है, दिख रहा है फॉर्मूले में। लंबाई का नियम कह रहा है L व्युत्क्रमानुपाती है, और इसी तरीके से म्यू का भी नियम है। थोड़ा सा ये ध्यान ले लेते हैं कि ऐसा बिंदु जहाँ झटका दिया जाता है वहाँ प्रस्पंद बनता है, और एक ऐसा बिंदु जहाँ टच किया जाता है वहाँ पे निष्पन्न बनता है। टच करने का मतलब गिटार का तार है तो यहाँ से टच कर लिया तो यहाँ पे निष्पन्न बनेगा, और जहाँ से इसको खींचा था, प्लग किया था तार को, वहाँ पे आपका प्रस्पंद बनेगा। तो गिटार के तार को जहाँ से खींचते हैं वहाँ प्रस्पंद बनेगा, जहाँ पे दबाते हैं वहाँ पे निष्पन्न बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे देखें दोस्तों, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, नीट और जेईई में इसमें रेगुलर क्वेश्चंस आते रहे, तो आप इसमें तरंग के अंदर इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका हेडिंग, तो आर्गन पाइप में कंपन है। क्या है, आर्गन पाइप में कंपन है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि बंद सिरे पे विस्थापन के निष्पन्न बनेंगे, जबकि दाब के प्रस्पंद बनेंगे। देखिए विस्थापन और दाब का उल्टा चलेगा, तो बंद सिरे पर विस्थापन का तो क्या बनेगा, निष्पन्न बनेगा, और दाब का प्रस्पंद बनेगा। खुले सिरे पे बात करें तो विस्थापन का तो प्रस्पंद बनेगा, और दाब का क्या बनेगा, निष्पन्न बनेगा। ठीक है, आर्गन पाइप जो होती है वो अपन कह सकते हैं कि बंद आर्गन पाइप की बात कर रहे हैं पहले। यहाँ पे अपन खुला आर्गन पाइप भी पढ़ेंगे। तो बंद आर्गन पाइप ऐसे है, तो बंद आर्गन पाइप इस तरीके से है, एक सिरा खुला और एक सिरा बंद है। यहाँ पे एंटीनोड बनना तय है क्योंकि खुला सिरा है। अपन विस्थापन के देखेंगे नोड और एंटीनोड, यहाँ पे एंटीनोड बनना तय है, यहाँ पे नोड बनना तय है। तो आप कह सकते हैं कि सामान्यतः इस तरीके से मिला दो, तो यही तो इसने किया है। और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पाइप की लंबाई L है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में तो इसकी लंबाई λ/4 है। तो आपने क्या कहा कि L = λ/4 का, और F = v/λ होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया v/2l। इसी तरीके से अपन दूसरे केस में देखेंगे तो यहाँ पे एंटी नोड बनना तय है, तो यहाँ पे नोड बनना तय है। ठीक है, बीच में एक नोड और देंगे तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपका सूत्र इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं बात करूँ फॉर्मूलाज के, तो इसमें v/4l है, इसमें v/4l है, इसमें v/4l है। तो v/4l तो सब में है, एक में 1 से गुणा है, एक में 3 से गुणा है, एक में 5 से गुणा है। अब देखो इनको कहते हैं कि सबसे जो कम वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको मूलभूत आवृत्ति, और मूलभूत आवृत्ति को 1 से गुणा कर देना वो प्रथम सनादि। मूलभूत आवृत्ति को छोड़ के जो भी स्टार्टिंग होती है वो प्रथम अधिस्वरक से होती है। तो मूलभूत आवृत्ति को छोड़ के अपन स्टार्ट किया तो ये प्रथम अधिस्वरक है, लेकिन v/2l मूलभूत है, उसको 3 से गुणा करने का मतलब तृतीय सनादि। इसी तरीके से बात यहाँ पे करें कि यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे एंटी नोड बनना तय है, यहाँ पे नोड बनना तय है, और फिर इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया कितना, v/4l को 5 से गुणा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिए 5 से गुणा इसलिए पंचम सनादि है या फिफ्थ सनादि है, लेकिन अधिस्वरक तो अपन कह सकते हैं यहाँ से चालो, या प्रथम है तो ये द्वितीय। ठीक है, इसी तरीके से खुला ऑर्गन पाइप है, डायग्राम और ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। खुला ऑर्गन पाइप है तो आप कहेंगे कि दोनों सिरों पे एंटीनोड बनने तय हैं, जैसे यहाँ पे एंटीनोड बनना तय है, यहाँ पे एंटीनोड बनना तय है, लेकिन बीच में नोड तो बनेगा ना, क्योंकि 2 एंटीनोड कभी लगातार नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो इसके अंदर अपन कहें कि भाई ये कितना है, λ/4 है, ये भी λ/4 है, तो λ/2 ही तो हुआ, और फिर इसको सेल्व किया तो v/2l आ गया। फिर दूसरे में डायग्राम बनाना, फिर तीसरे में डायग्राम बनाना, रूल आपको वही फॉलो करना है। यहाँ पे थोड़ी सी से गलती हुई है तो इसको सुधार देता हूँ कि खुले सिरे पर हमेशा क्या बनता है, एंटीनोड बनता है। ठीक है, अब इसको गिनो। तो ये कितने लूप हो रहे हैं आपके, ये λ/2 λ/2 और ये आपका λ/2, तो 3 λ/2 हो गया। तो यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा गलत था, मैंने सही कर दिया। इसका सामान्य फॉर्मूला v/2l,
वी बटा 2L, वी बटा 2L, यहाँ पे 1 से गुणा, यहाँ पे तो 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा। तो जो सबसे छोटी होती है मूलभूत होती है, मूलभूत को 1 से गुणा करते हैं प्रथम सनादि। मूलभूत को छोड़ के जो सबसे पहले आती है उसको प्रथम अधिस्वरक बोलते हैं। 2 से गुणा है मूलभूत, इसलिए द्वितीय सनादि है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रथम अधिस्वरक था तो यहाँ पे द्वितीय अधिस्वरक है। बात करें इसकी, ठीक है, कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बड़ा आसानी से अपन रख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ये पेन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा अपन रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन कहें कि भाई इसका नाम क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं देखिए v बटा 2L को 3 से गुणा हुआ है, इसलिए इसका तृतीय सनादि है। मैं अभी तक इस सब चीज़ों को रिवाइज करवाऊँ ना, तो आपको 3 ही चीज़ें याद रखें। दोनों सिरों से बंधी हुई रस्सी में v बटा 2L होता है, v बटा 2L होता है। बंद पाइप होती है ना, उसमें v बटा 4L होता है। खुली पाइप होती है ना, उसमें v बटा 2L होता है, v बटा 2L होता है। रस्सी के अंदर आपने देखा 1, 2 और 3 सबसे गुणा हो रहा था। दोनों सिरों से खुली है, उसमें भी 1, 2, 3 से गुणा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 1, 3 और 5 से गुणा हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर केवल और केवल विषम सनादियां हैं, लेकिन दोनों सिरों से खुली हुई पाइप में सम और विषम दोनों सनादियां। क्योंकि इसमें देखिए 1, 3, 5 आ रहा है, बट इसमें 1, 2, 3 आ रहा है। तो आपके पास 3 ही केस है। एक केस तो ये है जिसमें v बटा 2L है, बट यहाँ का v रूट t बटा म्यू है, ठीक है, क्योंकि ये किसमें तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ परगामी तरंग है। v बटा 2L को 1, 2, 3 से गुणा होगा, तो इसमें अपन कह सकते हैं कि सनादि आवर्तियों का अनुपात 1, 2, 3 होगा और सभी प्रकार की सनादियाँ होंगी सम तथा विषम। लेकिन इसमें अपन कह सकते हैं कि विषम होंगी बंद पाइप में, लेकिन खुले पाइप में एज इट इज रस्सी की तरह फॉर्मूला होगा। लेकिन v की बात करें तो v तो अपन कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग का फॉर्मूला अपन ने देखा था, गामा RT बटा MW लागू होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेगमेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और ये इस साल अपन कहेंगे कि नीट के अंदर तो इसका प्रैक्टिकल भी ऐड हो गया है, और ये प्रैक्टिकल जो आपका ऐड हुआ है वो अनुनाद नली है, ठीक है। ये अंतर संशोधन में बाद में पढ़ाता हूँ, पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ कि अनुनाद नली क्या होगा। तो अनुनाद नली क्या है कि अनुनाद नली प्रयोग की सहायता से, अनुनाद नली प्रयोग की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात किया जाता है। इसमें करना कुछ नहीं है, एक आपको एक नली लेनी है जिसकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा हो, उसके अंदर पानी भर लेना है, ऊपर तक भर लेना है पानी को। पानी भरने के बाद में इसके पास एक संवृत्र लेके आना है, संवृत्र को कंपन करवाना है, पानी को धीरे धीरे कम करना है। आपको वेट करना है कि पहली ध्वनि कहाँ सुनाई देगी। तो पहली ध्वनि अपन कह सकते हैं कि बंद पाइप है, तो बंद पाइप के अंदर जो डायग्राम बनता है वो ऐसे ही बनता है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि खुले सिरे पर एंटी नोड बनेंगे, बंद सिरे पर नोड बनेंगे, और सबसे पहले ये बन गया तो लैम्डा बाई 4 आ गया। यहाँ पे मैं इसके समीकरण लिखना चाहूँ तो एंड करेक्शन को शामिल करूँ, अभी बताऊंगा मैं एंड करेक्शन। तो L1 प्लस में आप कह सकते हैं E बराबर लैम्डा बाई 4 आएगा, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आप प्रयोग को चालू रखते हैं, और जो एक बार आ गया आप दोबारा से संवृत्र को लाते हैं, फिर पानी के स्तर को और कम करते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको द्वितीय तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, तब आपको रुक जाना है, यहाँ से रीडिंग ले लेनी है किसकी, L2 की, जो फिजिक्स की भाषा में कितना होगा 3 लैम्डा बाई 4 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि L2 प्लस E बराबर 3 लैम्डा बाई 4 आएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, इन दो समीकरणों की सहायता से मान पता करना है किसका, लैम्डा का। तो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो बड़ा आसान रहेगा। तो अपना रहेगा L2 माइनस L1 बराबर में आपका बचेगा लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे लैम्डा आपका आ गया कितना, 2 इंटू L2 माइनस L1। और बात करें ध्वनि के वेग की तो V बराबर F लैम्डा होता है, तो F लैम्डा होता है, तो F ही है और लैम्डा की जगह ये है, तो अपन ऐसे भी इसको रख सकते हैं याद। तो ये आपको याद रखना है कि वायु में रेजोनेंस यानी अनुनाद नली प्रयोग की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग का जो सूत्र आता है V बराबर 2F L2 माइनस L1 है। बोला L1 क्या है, प्रथम अनुनाद लंबाई है, L2 क्या है, द्वितीय अनुनाद लंबाई है। बोला अंतः संशोधन क्या होता है, तो मैं पहले अंतः संशोधन बता देता हूँ क्या होता है। तो कहते हैं कि आर्गन पाइप में वायु के कणों की सीमित गति के कारण परावर्तन ठीक खुले सिरे पर न होकर थोड़ा सा बाहर होता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रस्पंद जो है वो ठीक खुले सिरे पर न बनकर थोड़ा सा बाहर बनते हैं। इसलिए जो ई जो है उसका नाम अंतः संशोधन है, और अंतः संशोधन को यहाँ पे अपन समीकरणों का भाग लगा के देंगे तो ई बराबर आपको फॉर्मूला मिलेगा L2 माइनस 3 L1 बटा 2। तो कितनी चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें याद रखनी है कि V का फॉर्मूला यानी ध्वनि का वेग क्या होगा, तो V बराबर 2F L2 माइनस L1। इन चीज़ों को नोट करिए, प्रथम अनुनाद लंबाई, ये द्वितीय अनुनाद लंबाई, ये स्वरित्र की आवृत्ति, और ये आपका ध्वनि का वेग, ठीक है। यदि एंड करेक्शन का सूत्र पूछे तो ये बराबर L2 माइनस 3 L1 बटा 2 होता है, और एक ई का सूत्र होता है E बराबर 0.6 इंटू R। और आगे अपन एक चीज़ देखें कि बंद ऑर्गन पाइप में भी और खुले ऑर्गन पाइप में भी सूत्र लिखना चाहें तो अपन बंद ऑर्गन पाइप का सूत्र लिख के आए थे V बटा 4L, और खुले ऑर्गन पाइप का लिख के आए थे V बटा 2L। लेकिन इसमें अपन ने क्या है कि अंतः संशोधन शामिल नहीं करा था। अब अपन संशोधन शामिल करें तो अपन कह सकते हैं कि बंद के केस में तो क्या आता है,
एक ही तरफ होगा तो इसमें l प्लस ई ऐड कर दो, लेकिन कहते हैं खुले सिरे पर दोनों तरफ होगा तो e और e कितना होगा 2e होगा, e यहाँ पे तो l प्लस 2e ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बड़ी आसान सी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई, और इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये ऑर्गन पाइप है, इसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, अब आखिरी चीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे पहला मैंने पढ़ाया आपको क्या, व्यतिकरण, व्यतिकरण के बाद अप्रगामी तरंग, और अप्रगामी तरंग के बाद में विस्पंद। विस्पंद के अंदर देखिए जब लगभग 2 समान आवर्ती की तरंगें समान दिशा में संचरित होती है, वे अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता आवर्ती यानी समय के रूप में परिवर्तित होती है, तो इस घटना को विस्पंद कहते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर अपन देखें तो व्यतिकरण के केस में भी आवर्ती सेम थी, दिशा सेम थी, लेकिन उसमें जो आया था वो अलग अलग स्थानों पर तीव्रताओं में अंतर आया था, यानी वो स्थिति पर डिपेंड करता था। लेकिन विस्पंद जो है ना वो समय पर डिपेंड करता है, यानी कह रहा है कि आवर्ती यानी समय के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि 2 स्रोत ऐसे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो दोनों तरंगें आ रही हैं, आपको पहले यहाँ पे मैक्सिमा सुनाई देते हैं, आप स्थिति चयन नहीं करते यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, तो इस तरह की घटना विस्पंद की घटना होती है। और 2 क्रमांगत अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के मध्य का जो समय अंतराल होता है उसको विस्पंद आवर्तकाल बोलते हैं, और प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति बोलते हैं। विस्पंद आवृत्ति तो अपन जानते ही हैं कि 1/, विस्पंद आवर्तकाल होता है, और विस्पंद आवृत्ति आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि F2 माइनस F1 माइनस F2 लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो F ज़्यादा में से F कम लिखना चाहिए। ठीक है, ये आपकी विस्पंद आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ जो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। कह रहा है कि 100 हर्ट्ज आवृत्ति का एक संवृत्तर अन्य संवृत्तर के साथ प्रति सेकंड 2 विस्पंद उत्पन्न करता है। तो 100 का है तो किसी दूसरे के साथ 2 विस्पंद उत्पन्न करने के ये तरीके होते हैं कि या तो वो 102 हो सकता है या 98 हो सकता है। देखिए दोनों का अंतर तो 2 ही है ना, 102 में से 100 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 100 में से 98 घटाएंगे तो भी आएगा। तो ये कह रहा है कि 100 का है ना वो एक अन्य संवृत्तर के साथ 2 विस्पंद देता है, तो या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो 102 आ गया और 198 आएंगे। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये वाला अज्ञात मान लेते हैं और ये वाला आपके पास ज्ञात है। अब कह रहे हैं कि अज्ञात संवृत्तर को मोम से भारित करने पर, आपको याद रखना है कि संवृत्तर को घिसने पे आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन मोम लगाने पर उसकी आवृत्ति घटती है। तो मोम लगाने पे आवृत्ति घटती है, तो मोम की वजह से अपन क्या करेंगे, आवृत्ति को घटाएंगे, अज्ञात की आवृत्ति को घटाएंगे। तो घटाने की वजह से अपन कह सकते हैं कि 102 का 101 होगा, फिर 100 होगा, 98 का 97, फिर 96 होगा, या थोड़ा और घटाएं तो 99 हो सकता है, और ये वाला आपका 95 हो सकता है। फिर आपको एक विस्पंद सुनाई देता है, तो 100 का अपन कह सकते हैं किसके साथ एक सुनाई दे रहा है, तो अपन कह सकते हैं भैया यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ तो संभव नहीं है बट यहाँ तो संभव है ना 100 का 99 के साथ। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तर आपका जो होगा वो 102 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 102 हर्ट्ज इसका उत्तर हो गया। देखिए अपन कह सकते हैं 100 के साथ 2 विस्पंद मिलने हैं तो अपने 2 उत्तर प्राप्त हो गए, या तो 102 या 102 या फिर सीधा 98। अब अपने को चेक करना है कि 102 सही होगा या 98 सही होगा। तो आगे बढ़िए, मोम लगाया किसके, अज्ञात के, तो अज्ञात की आवृत्ति दोनों तरफ घटा दी। अब मेरे को एक विस्पंद कौन सी लाइन के साथ प्राप्त हुआ, इस लाइन के साथ प्राप्त हुआ, उत्तर तो मेरे को इसी में से देने, तो मेरा उत्तर हो गया 102। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तरंग का जो रिवीजन मैंने करवाया या अपन ने करा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ऐसा रिवीजन या अलग चैप्टर्स का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन से चैप्टर का अपन रिवीजन करें, जिसमें हम उसी के हिसाब से काम करते रहें। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।